रोज हमारे साथ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं और फिर बहुत कुछ खो बैठते हैं। जैसे कभी जॉब, कभी रिश्ते, कभी पैसे और कभी लोगों का प्यार। हम जितना धैर्य खोते हैं और जितना रिएक्ट करते हैं उतना ही हम लोगों की नज़र में बुरे बनते जाते हैं। और शायद आप ऐसा नहीं चाहेंगे। आज सोशल मीडिया पर एक एक लाइक के लिए लोग क्या नहीं करते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ करें। तो आप भी अच्छा ही बनना चाहेंगे। एक पल का धैर्य किसी बड़े तूफान को रोक सकता है और एक पल की बेसब्री हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हम लोग आज एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हमें सब कुछ अभी चाहिए का सिद्धांत बेसब्री को जन्म देता है। इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम धैर्य क्यों खोते हैं और धैर्य कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये वीडियो धैर्य पर कम और हमारी डेली लाइफ का विश्लेषण ज्यादा है। अगर आपने इसे अंत तक देखा तो शायद आपने धैर्य का बोर्ड एग्जाम पास कर लिया। ये आपके लिए भी है और आपके बच्चों के लिए भी जो ज्यादा धैर्य खो रहे हैं। तो बच्चों को तो जरूर दिखाएं। हाय, मैं हूं डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, साइकियाट्रिस्ट। धैर्य एक वर्च्यू है, यानी सद्गुण। सद्गुण का मतलब अच्छा आचरण। तो पेशेंस रखना एक लर्निंग है, यानी हम बचपन से ही सीखते हैं, कभी परिवार से, कभी दोस्तों से, कभी टीचर से और सबसे ज्यादा समय से। धैर्य का सीधा मतलब समय से है, यानी किसी भी चीज को पाने या किसी बात पर रिएक्ट करने में जल्दबाजी नहीं करना। ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है, पर ऐसा कभी कभी ही होता है, अक्सर नहीं। ज्यादातर हमारे पास समय होता है, फिर भी हम जल्दी पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम धैर्य के 3 गुण को समझते हैं। पहला है सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्म नियंत्रण। विपरीत परिस्थिति में भी हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। आप दूसरों के मुकाबले उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किसी का वेट भी नहीं कर सकते। तीसरा है जेनरोसिटी, यानी उदारता। जब लगे कि दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है तो भी मुस्कुराना, शायद ये सोचकर कि अपना टाइम आएगा। अब हम धैर्य खोने का कारण समझते हैं। पहला कारण है हमारा अपब्रिंगिंग, यानी कि हमारा पालन पोषण किस तरह से हुआ है। बचपन में हम जब अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ देते चले जाते हैं, और अगर ऐसा बार बार होता है तो हम धैर्य रखना सीख नहीं पाते हैं। और बाद में जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमारे मन को समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन से डील कैसे करें। फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें गुस्सा आता है। दूसरा कारण है सोशल मीडिया। हम सब आजकल और शायद इस वक्त भी किसी न किसी सोशल मीडिया या फोन पर लगे हुए हैं। क्योंकि ये हमें फील गुड कराता है, इसलिए हम और इस्तेमाल करने लग जाते हैं और धीरे धीरे और ज्यादा, फिर और भी ज्यादा। आप सोचेंगे इससे क्या होता है, पर इससे बहुत कुछ होता है। धीरे धीरे ये एडिक्शन यानी नशा की तरह हो जाता है, और जैसे नशा करने वाले को नशा से दूर करने पर उसे फ्रस्ट्रेशन होता है और गुस्सा आता है, उसी तरह आप भी अगर दूर रहते हैं फोन से तो आपको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा फोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आप खुद। इस पृथ्वी पर लगभग 8 करोड़ 60 लाख तरह के जीव जंतु रहते हैं, पर सबसे उन्नत हम इंसान हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे उन्नत है। सोचने और एनालाइज करने की क्षमता, चीजों को बेहतर करने या बेहतर बनाने की क्षमता हम में सबसे ज्यादा है, पर अक्सर हम अपनी कमियों को सुधारने में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम ही करते हैं। इसका उदाहरण आपको अक्सर ट्रैफिक में मिल जाएगा। चाहे आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर ट्रैफिक पुलिस या सिग्नल ना हो तो हम धैर्य अपना खो देते हैं और अक्सर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं या तेज हॉर्न बजाते हैं। क्या हम 1 मिनट रुककर अपने परिवार के लिए या दूसरों की सुरक्षा के लिए रुक नहीं सकते हैं? जानते सब कुछ है, घर जाकर के टीवी देखेंगे या फोन चलाएंगे, पर यहाँ धैर्य की ही कमी है कि हम रुक नहीं पाते। हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी नैतिक शिक्षा धरी की धरी रह जाती है। अगर हम चाहें तो ऐसे मौकों पर अपना धैर्य रख सकते हैं, पर रख नहीं पाते हैं। इन सभी कारणों के पीछे हमारे ब्रेन का एक केमिकल डोपामिन जिम्मेदार है, जिसे रिवार्ड केमिकल भी कहा जाता है। यानी जब हम जरूरत से ज्यादा खुश होते हैं या हमें कुछ अच्छा मिलता है तो इस केमिकल की मात्रा अचानक ही बढ़ जाती है और फिर ये एक चक्र बनता है। अगली बार हमें ऐसे ही कुछ जल्दी और आसानी से चाहिए होता है। फोन एडिक्शन या किसी और नशा के लिए भी ये डोपामिन ही जिम्मेदार होता है। अब थोड़ी सी साइकोलॉजी की बातें। हमारे मन के 3 एपरेटस हैं, मतलब कौन चलाता है। एक है आईडी, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। आईडी हमारे मन का डेविल यानी शैतान है, जो प्लीजर प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी मुझे चाहिए ही चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए और अभी चाहिए,
इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारे मन का एंजल है, यानी अच्छा, यानी ये कहता है कि नहीं भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इंसान के लिए दोनों ही स्थिति काफी मुश्किल है, क्योंकि हमें कुछ पाना है पर गलत तरीके से चाहिए तो आइडिया स्ट्रांग, और नहीं मिलने पर मन दुखी। तो बीच का एक रास्ता है हमारे मन का ईगो। ईगो कहता है अगर कुछ चाहिए तो लेना तो है, पर कोई नुकसान भी ना हो पाए और हमें चीजें मिल भी जाए। तो ये ईगो ही है जो आईडी और सुपर ईगो के बीच का बैलेंस रखता है। ईगो जितना ही स्ट्रांग होता है, हमारा रीजनिंग कैपेसिटी उतना ही अच्छा होता है, और किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने की क्षमता हमारे अंदर उतनी ही ज्यादा और प्रभावी होती है। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम अपने ईगो को ठीक रखें। अभी से एक उदाहरण से समझते हैं। 3 दोस्त एक कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक आम का बागीचा मिला। एक दोस्त ने कहा, अरे देखो, लगता है बहुत अच्छा आम है, चलो खाते हैं। जब तीनों वहां पहुंचे तो देखा कि गार्डन बाउंड्री के अंदर है, लेकिन आम तो बहुत अच्छा था, इसलिए उसने कहा कि नहीं, मुझे तो खाना है। ऐसा करते हैं, बाउंड्री फांद कर अंदर चलते हैं और आम तोड़कर खाते हैं। तभी दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं, यह बिल्कुल भी गलत है, ऐसा करना चोरी है और चोरी करना गलत बात है, इसलिए हम आम नहीं खाएंगे। तभी तीसरे दोस्त ने एक रास्ता दिखाया कि अगर यहाँ इतना बड़ा आम का बगीचा है तो कोई तो गार्ड जरूर होगा, क्यों ना हम उसे ढूंढते हैं और उसे कुछ पैसे देकर आम खरीद कर खा लेते हैं। इससे आम भी मिल जाएगा और हमें चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। देखा कि पास में ही एक झोपड़ी बनी है, पर उसमें कोई नहीं था। फिर पहले दोस्त ने कहा कि कोई भी तो नहीं है, चलो ना आम तोड़कर खा लेते हैं। पर दूसरे दोस्त ने फिर मना किया, कहा कि नहीं, नहीं खाना है। लेकिन इतने ही देर में फिर तीसरे दोस्त ने कहा कि अगर थोड़ी देर और रुक जाएं तो शायद कोई गार्ड आसपास आ जाए और हम बाजार से आम खरीद कर खा सकते हैं, अगर नहीं मिला गार्ड तो। इतने ही देर में गार्ड आ गया और तीनों ने उसे आम खरीद कर खाया। इस उदाहरण में पहला दोस्त आईडी है, जिसे आम चाहिए ही चाहे उसके लिए कुछ गलत ही क्यों ना करना पड़े, जबकि दूसरा दोस्त सुपर ईगो है, जिसे आम नहीं चाहिए था। तीसरा दोस्त ईगो है, जिसने बीच का रास्ता दिखाया कि गलत भी नहीं करना है पर आम भी खाना है। इस उदाहरण में अगर ईगो नहीं होता तो या तो वो लोग चोरी करके आम खाते या आम नहीं खा पाते, जिसका पछतावा रह जाता। पर ईगो के धैर्य के कारण ही सही तरीका निकालकर तीनों ने आम खाया। धैर्य नहीं रख पाने के कारण हम बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं, अक्सर लड़ाई हो जाती है, इंतजार करना मुश्किल हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जिसके कारण हम डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते। स्ट्रेस बढ़ता है और हमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, मोटापा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी समस्या हो जाती है। परिवार में भी झगड़े का सबसे मुख्य कारण धैर्य खोना ही है। हमारे जीवन में रोज ऐसे मौके आते हैं जब हम सिर्फ खुद को सही मान लेते हैं और दूसरों की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम 1 मिनट रुककर सोचते भी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति भी सच हो सकता है। यहाँ पर हम अपना रीजनिंग कैपेसिटी लूज कर देते हैं और अक्सर झगड़े हो जाते हैं। ऑफिस में भी लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वही सही है और हमारे बॉस, कलीग या अन्य लोग गलत सोच रहे हैं। तो धैर्य कैसे रखें या अपना धैर्य कैसे बढ़ाएं? इस पॉइंट पर आने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कृपया धैर्य रखें। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो निश्चित तौर पर आप में बहुत धैर्य है। ये कहानी मेरी है। आज से लगभग 3 साल पहले मैं एक अस्पताल में काम करता था और वहां से वापस आते वक्त अक्सर मुझे जाम का सामना करना पड़ता था। मैं काफी परेशान रहता था क्योंकि मुझे खाना भी खाना होता था और फिर क्लिनिक पर भी जाना होता था। अक्सर मन में ये बातें आती थी कि बाइक वाले, रिक्शा वाले, कार वाले लोग रोड के किनारे व्हीकल क्यों लगाए रहते हैं, इतनी भीड़ क्यों रहती है, रोड ठीक क्यों नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और अक्सर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। कभी विंडो ग्लास नीचे करके किसी को कुछ सुना देता था, कभी खुद पे ही गुस्सा करता था कि मैं किस शहर में रहने चला आया। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। फिर मैंने इस पर सोचना शुरू किया कि आखिर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। मुझे कुछ उपाय समझ में आए, मैंने उसे आजमाना शुरू किया। जैसे, क्या ट्रैफिक जाम हटाने में मेरा कोई रोल है? क्या मेरे पेशेंस लूज करने से क्या ट्रैफिक जाम जल्दी छूट जाता है? क्या मेरे पेशेंस लूज करने से रोड बन जाता है? या क्या मेरे ज्यादा सोचने के कारण या फ्रस्ट्रेट होने के कारण या किसी पे गुस्सा करने के कारण वह जाम छूटता था? तो हर बार जवाब मिलता नहीं। मतलब जाम तो जैसे छूटना होता है वैसे ही छूटता है। फिर जब भी मैं अपने वर्क प्लेस से निकलता था तो मैं सोचता था कि क्यों ना उस समय का उपयोग करें। जाम में फंसने पर मैं किसी दोस्त को फोन कर लेता था, उससे मुझे भी खुशी मिलती थी और उसे भी, और मेरा ध्यान भी उस जाम पर नहीं रहा। दूसरा उपाय मैंने क्या किया कि अपने पसंद का गाना लगाना शुरू किया और गाना सुनने लगा।
ऐसा करते करते धीरे धीरे मेरा धैर्य बढ़ने लगा और तब से लेकर अब तक स्थिति ये है कि अगर मैं अब जाम में फंस भी जाता हूँ तो एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और मुझे इससे काफी कम परेशानी होती है। अब आगे की बात कि अब धैर्य बढ़ाएं कैसे। अब एक एक कर जीवन के इस रहस्य को समझते हैं। तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलें। अगर आप किसी इरिटेटिंग सिचुएशन में हैं तो उस विषय पर फिर से सोचने का प्रयास करें कि आखिर इसके क्या कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया है और वो अभी तक नहीं आया। जाहिर है कि ये सिचुएशन परेशान कर देता है। अब हम इस घटना को रिफ्रेम करते हैं। इस सिचुएशन में हम अपना धैर्य क्यों खो रहे थे? शायद हम ये सोच रहे थे कि कितनी देर हो गई, अभी तक कोई आया क्यों नहीं, कहाँ रह गया, उसे टाइम की परवाह नहीं है, और भी बहुत कुछ। ये वो निगेटिव थॉट है जिनके कारण हम अपना धैर्य खोते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, अगर उस समय हम ऐसा सोचें कि हो सकता है कि वो ट्रैफिक में कहीं फंस गया हो सकता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, या हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, या हो सकता है उसके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो ये वो ऑल्टरनेट थॉट है जो पॉजिटिव है और ऐसा सोचने मात्र से आपका गुस्सा कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या वैसे टाइम में हम अपना ईमेल चेक करने में, या किसी को मैसेज को रिप्लाई करने में, या फोन पर ही सही किसी अच्छी बुक को पढ़ने में नहीं लगा सकते हैं? हो सके तो अपने साथ एक बुक रखिए और जब खाली समय मिले उसे पढ़ लिया कीजिए। अब दूसरा टेक्निक है स्टॉप। स्टॉप का मतलब है एस मीन्स स्टॉप। स्टॉप का मतलब एक पॉज ले। पॉज का मतलब जैसे मैंने अभी लिया वैसे ही। टी का मतलब है कि टेक सम ब्रेथ, कुछ सांस ले। ओ मीन्स ऑब्जर्व, अपनी सांसों को अंदर जाते हुए और अंदर आते हुए महसूस करें। पी मीन्स प्रोसीड। अब इस सिचुएशन को डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इस पर विचार करें। तो इस टेक्निक से आप अपने धैर्य को बढ़ा सकते हैं। अगर ये विधि काम ना आए तो इस स्टॉप टेक्निक को दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है जिससे धैर्य को मजबूती मिलती है। अब तीसरी बात, छोटी छोटी चीजों में धैर्य रखना सीखें। कोई जरूरी नहीं है कि आप शुरू में ही बहुत बड़ी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। दिन की छोटी छोटी परेशानियों में से एक या दो को चुनें और उसे पहले प्रैक्टिस करना शुरू करें। जैसे ट्रैफिक में फंसना, या किसी शॉप पे बिलिंग लाइन में लगना, या किसी का वेट करना। और उस समय आप अपने सोच में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। आप घर जल्दी पहुंचकर क्या करेंगे या क्या कर लेंगे? क्या आपका 2-3 मिनट इतना ज्यादा कीमती है? अगर आपको लगता है हाँ, तो ये बात आपको सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते समय भी याद रखना चाहिए। उस शॉप पे आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपना मैसेज चेक कर सकते हैं, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कुछ सीख सकते हैं। सब ऐसी बहुत सारी चीजें। चौथी बात है, ये अपना ध्यान भटकाएं। एक ब्रेक लें और अपना ध्यान भटकाएं। जैसे अपने बॉडी को मूव करें और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या आसपास टहलें। इससे भी आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा और आपको सोचने का कुछ समय भी मिल जाएगा। अगला है परिस्थितियों पर पुनर्विचार। ये क्या है? कभी कभी देर होना हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। हो सकता है कि आगे आपको उससे भी बेहतर चीज कुछ मिल जाए। खुद से पूछें कि क्या 1 साल के बाद इस सिचुएशन का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा? शायद नहीं, तो फिर क्यों इतना पैनिक होना या क्यों इतना धैर्य खोना? इसलिए इंतजार करिए, हो सकता है आपके लिए कुछ आगे अच्छा रखा हो। उसके बाद दूसरों को सुनिए। यहाँ पे अक्सर हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। तो हिज हाइनेस दलाई लामा ने कहा है, जब आप बात करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बात दोहराते हैं, जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। इसकी शुरुआत आप घर से ही कर सकते हैं। जब आप एम्पैथी यानी समानुभूति प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उनके सामने वाले व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज, उनके आवाज को टोन, उनके कहे बातों का मतलब समझिए। रिएक्ट मत करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर बहस के दौरान आप अपना धैर्य खोने लगे तो जैसा कि पहले बताया गया है, एक माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और मन में दोहराएं कि मैं अपना धैर्य खो रहा हूं, पर मुझे रिएक्ट नहीं करना है। और एक अच्छे श्रोता की तरह सिर्फ सुने। ये आपको शांत करेगा, आपको सोचने का समय मिलेगा और आपको किसी दूसरे नजरिए से भी सोचने का मौका मिलेगा। जब भी कभी कोई अपनी बात रख रहा हो तो आप ये नहीं समझें कि आप सब कुछ जानते हैं या समझ चुके हैं या वो गलत है, बल्कि उसके नजरिए को समझने का प्रयास करें। हो सकता है आपको कुछ नया और अलग सीखने का मौका मिलेगा। आप शांति से उनके नजरिए पर सवाल पूछें और उनके जवाब पर भी विचार करें। हो सकता है उनका विचार आपके विचार से ज्यादा अच्छा या दूरदर्शी हो।
दूसरे लोग भी आपसे अच्छे हो सकते हैं, इस बात को स्वीकार करें। अगला है कि अपनी कठिनाइयों का मुकाबला खुलेपन से करें। कठिनाइयां यानी कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं लाइफ में जब लगता है कि शायद हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वैसी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करना है कि हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हम असहाय महसूस करने लगते हैं। जैसे परिवार के किसी सदस्य की कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, या परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, या कभी जॉब खोना पड़ सकता है, या किसी से बिछड़ना पड़ सकता है। तो जीवन के उतार चढ़ाव के लिए हमेशा तैयार रहें। इसके लिए आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, आपके इस संसार में होने का उद्देश्य और आपके आसपास के लोग, किसी वस्तु या जॉब या किसी व्यक्ति के होने या नहीं होने का मतलब अपनी बुद्धि या अपने विजडम से समझिए। कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई जॉब, और ना ही आपका स्वास्थ्य, ना आप खुद। आज है, कल नहीं रहेगा। ये एक सच है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इन बातों को खुले दिल से स्वीकार कीजिए। कुछ ऐसे भी सच है जिसे सिर्फ स्वीकार ही किया जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान कई ऐसे यूथ आते हैं जो अपने लुक या कलर को लेकर परेशान या डिप्रेस रहते हैं। क्या इन दोनों चीजों को हम बदल सकते हैं? नहीं, पर अगर हम अब चाहें तो अपना नजरिया बदल सकते हैं। लोग तारीफ तभी नहीं करते हैं जब आप अच्छे दिखते हैं, बल्कि तब ज्यादा करते हैं जब आप अच्छा सोचते हैं, यानी अच्छा काम करते हैं। किसी ने कहा है कि किसी समस्या का समाधान अगर आपको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा हो तो उसे एक सच मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। एक और बात कि अपना ध्यान रखें, यानी समय पर सोना, समय पर खाना, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन में जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जो आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखें और अपने काम से ब्रेक जरूर लें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं, उनसे अपनी समस्याओं को भी शेयर करें। दिन का कुछ समय अकेले में बिताएं, अपने फोन या काम को दूर रखें, एक वॉक लें या म्यूजिक का आनंद लें। अपने स्ट्रेस और स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को नॉर्मल होने का वक्त दें। अगर बाकी समय में भी आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो ज्यादा संभावना है कि आप मुश्किल समय में भी खुद को मैनेज कर सकेंगे। उसके आगे लोगों से बात करें। अगर घर, ऑफिस या किसी फ्रेंड से अक्सर बहस हो जाती है तो ऊपर बताए गए टेक्निक के अलावा आप जब भी आपके पास रिश्ते ठीक हों तो उनसे बात करें। आपको उनसे किस किस बात पर परेशानी होती है, ऐसे समय में एक एक्टिव लिसनर की तरह नॉन जजमेंटल होकर उन्हें सुने। हो सकता है उन्हें भी आपसे कोई शिकायत हो, अगर हो तो उसे ठीक करने का प्रयास करें। याद रखिए, हम सबको नहीं बदल सकते हैं, पर हम अपनी सोच और अपना व्यवहार तो बदल ही सकते हैं। अगर हम खुद को ही नहीं बदल सकते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना ही बेईमानी है। अब आगे की बात, अच्छी आदतों के लिए, अच्छी चीजों के लिए हमेशा आभार व्यक्त करें। हमें हमारी जिंदगी में जो भी मिला है, हमें उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। ये एक प्रैक्टिस है और हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं तो ज्यादा संभव है कि आप जल्दी धैर्य नहीं खोएंगे। हमें किस चीज का आभार व्यक्त करना चाहिए? जैसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे दोस्त, अच्छा फैमिली, और भी आपकी लाइफ में जो अच्छा है, न कि उस बात का दुख मनाते रहें जो हमारे पास है ही नहीं। अक्सर हमें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी चाहिए, और लगता है कि हम खुश हैं। पर ऐसी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी ही देर बाद में कुछ और चाहिए होता है। अगर हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करें तो इससे हम ज्यादा दिन या ज्यादा देर तक खुश रह सकते हैं। हमें 3 मैजिकल वर्ड्स कभी नहीं भूलना चाहिए: प्लीज, सॉरी और थैंक यू। आज से ही इसकी आदत डाल लें, जब भी मौका मिले जरूर कहें। उसके बाद अपना उम्मीद कम करें और अपना लक्ष्य को छोटा रखें। कभी कभी हम अपनी एक्सपेक्टेशन और लक्ष्य को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं, और हम दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में उतना ही सहयोग करें। उम्मीद किससे? लोगों से, जिंदगी से, घर जल्दी लेने की, जॉब जल्दी लेने की, और दूसरों को देखकर उनके जैसा करने की। पति पत्नी भी एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और पूरा नहीं होने पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अपनी उम्मीदों को और अपने सपनों को दूसरे पर थोपे नहीं। पति पत्नी एक गाड़ी की तरह है, गाड़ी के 2 पहिए की तरह है, इसलिए कुछ पूरा नहीं होने पर एक दूसरे को ताना नहीं मारे और मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करें। जब चीजें ठीक नहीं होती हैं तो हम जल्द फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं।
इसलिए लक्ष्य उतना ही रखें जितना आप पूरा कर सकें। और आखिर में धैर्य रखने का रोज अभ्यास करें। धैर्य बढ़ाना एक प्रैक्टिस है। जैसे जैसे हम जीवन की बाकी आदतों को धीरे धीरे सीखते हैं, उसी तरह ऊपर बताए गए टिप्स या अन्य भी टिप्स हैं, उनको आप रोज प्रैक्टिस करें। आप एक बेहतर इंसान तो है ही, उससे भी बेहतर आप बन सकते हैं। हम सब का एक हीरो है जिसने अपना जीवन सादगी से जिया है। ऐसे नामों में महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम आजाद जैसे महापुरुष हैं। तो उनके रास्ते पर चलना सीखना चाहिए। इन सब में एक बात जो सबसे कॉमन है वो है धैर्य। इन सब बातों का सार ये है कि आप भी फ्रस्ट्रेट या गुस्सा नहीं होना चाहते हैं। अगर हम हर दिन इन टिप्स को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें तो मुश्किल समय में हम खुद को इन नेगेटिव इमोशन से बचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार।